हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर फिर आए हैं। जैसे कि पहले प्रैक्टिस सेट में 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताए थे, उसका आंसर, और नहीं देखें आप उसको तो प्ले लिस्ट में जाए डीएलएड के नाम से, तो उसमें आप देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम पार्ट 1 जो है टीचिंग मेथड जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने वाले हैं मोस्ट संभावित थे उसको बताए थे, और आज की वीडियो में भी हम बहुत संभावित क्वेश्चन चैप्टर 2 से लेकर आए हैं। क्लासरूम टीचिंग कंटेंट ये पार्ट का नाम है दूसरा, तो इससे लेकर आए हैं। ये सेकंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस में है। तो चलिए समय को नष्ट न करते हुए देख लेते हैं, और इसको जो है प्रैक्टिस आप पहले सोच लीजिए इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं आंसर बताऊंगा, आप मिला लीजिए। और साथ के साथ आप लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रिक भी मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन को कैसे हल करने की। तो इसलिए ताकि आपको परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं तो गलती ना करें। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट तक देखिए और एक ही बार में आपको सब तैयार हो जाएंगे अगर ध्यान से आप देखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों को रीअरेंज करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है, 2-3 बार, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से कैसे हल किया जाएगा इसको। तो रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों को रीअरेंज करो। तो पहला क्वेश्चन बना है, तो इसमें देखिए वाक्य क्या है, टुडे है, नेचर है, मैन इज प्लेइंग विथ। तो इसको आपको सेट करना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। ठीक है, रीऑर्डरिंग का जो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी ए डी बी ए सी डी ए बी सी, बी ए डी सी। तो कौन सा सही है आपको ट्रिक बता देना। अगर आप अपने मन से हल करेंगे तो आप ज़रूर इसको गलत करेंगे। क्लियर? तो आप कहेंगे इतना तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। मैं टुडे आज नेचर प्रकृति, मैन इज मनुष्य है, प्लेइंग विथ मैन के साथ खेल रहा है। तो अब कौन खेल रहा है? मनुष्य। तो जो इसके बारे में बात की जैसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें मैन तो सब्जेक्ट हो गई, तो क्लियर है पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक यही है कि जो पहले आएगा तो उसको पहले लिखिए। सी पहले नंबर पर आएगा, तो देखिए पहला ए ऑप्शन जो है आपका सी जो है जिसमें कि सी पहले नंबर पे आया सब्जेक्ट, और किसी में देखिए सी नहीं है, तो इसलिए आप पहला जो है ऑप्शन आप सही कर दीजिए। ये ट्रिक जानिए कि ना सब्जेक्ट देख लीजिए, मतलब शुरुआत में आया है, जो शुरू में आया उसको देखिए, और किसी में है तो है, नहीं तो आप वही, अगर वो सी है, अगर किसी में और होता तो मैं आगे पढ़ने की जरूरत थी, नहीं तो आप ना जान लीजिए सब्जेक्ट सी है तो सी पहले आ गए तो क्लियर है, और आगे किसी में है नहीं तो ये ऑप्शन मार दीजिए। नहीं तो आप कहेंगे मैन इज प्लेइंग विथ, ठीक है, सी डी, फिर उसके बाद विथ नेचर कहेंगे, विथ नेचर, फिर टुडे आप सब वो टाइम वाला है लास्ट में करो, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ए किसी के लास्ट में नहीं है कि आप टुडे करेंगे, तो ए किसी के लास्ट में है नहीं, आएगा शुरू में तो सी ही आएगा। तो इस तरह से आप देखिए सी शुरू में आया है ए में, और ए किसी के लास्ट में है, तो इससे कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो इस तरह से आप ट्रिक बिना अर्थ निकाले जान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, तो आज का हो गया मैन इज, ठीक है, टुडे प्लेइंग विथ नेचर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सेलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर हल कर लीजिए। इन इंडिया, भारत में इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज, इंग्लिश को कंसिडर मतलब समझा जाता है एज वन के रूप में। किस रूप में समझा जाता है इंग्लिश को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये। तो इसको आपको सेकंड लैंग्वेज बताना पड़ेगा। ऑप्शन में फर्स्ट लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ऑल ऑफ दिस। तो अब आपको पता है कि अंग्रेजी भारत में किस रूप में समझी जाती है? सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या है? मदर टंग है, हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है। क्लियर? तो अगर सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं होता तो आप फॉरेन लैंग्वेज इसमें होता तो भी आपका सही हो जाता। क्लियर? तो विदेशी भाषा हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। क्लियर? इसलिए क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज है नहीं, सेकंड लैंग्वेज ही इस तरह से मान लिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, रीजन ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, रीजन मतलब होता है कारण, रिटार्डेशन माने होता है रोक। साथ के साथ मैं हिंदी बताता रहूँगा ताकि आप वर्ड क्वेश्चन को समझ लें कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि बहुत लड़के या लड़कियां इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण कि वो प्रश्न ही नहीं समझ पाते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसलिए प्रश्न को सबसे पहले समझना है कि प्रश्न समझ गया तो जान लीजिए आधा आंसर आपको समझ में आ गया। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रश्न समझ में आ गया तो आधा आंसर आ गया। तो इसलिए प्रश्न को भी आप ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है।
तो रीजन माने होता है कारण, रिटार्डेशन माने तो रोक, रोक का कारण। इन डेवलपिंग विकसित करने में द करेक्ट हैबिट माने सही आदत ऑफ स्पीकिंग, बोलने की सही आदत विकसित करने में रोक का कारण है। क्या कारण है, किस कारण से आप सही ढंग से बोलने में सही आदत को विकसित नहीं कर पाते, उसके रोक का क्या कारण है। तो देखिए कारण दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है रीजनल इन्फ्लुएंस, रीजनल मतलब क्षेत्रीय इन्फ्लुएंस माने प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव मतलब क्षेत्र में जो बोली जा रही है वही बोलते हैं आप, इसलिए सही ढंग से स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह। अब दूसरा है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, रिट्रोएक्टिव मतलब होता है पूर्वव्यापी, पूर्वव्यापी मतलब पूर्वव्यापी, पूर्व प्रभावी मतलब जो पहले से ही जो है जिस पर काम हो रहा है, मतलब पहले से जो लोग बोल रहे हैं, जैसे हिंदी बोल रहे हैं तो आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो उसी माहौल में हिंदी ही बोलते रहते हैं, ये भी मतलब सही आदत विकसित नहीं हो पाता, रोक हो जाता है। तो रिप्रोएक्टिव मतलब पूर्वव्यापी या पूर्व प्रभावी। इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिशन मतलब होता है अवरोधन, ठीक है, तो यह संकोच, पूर्वव्यापी संकोच, ये भी आपका ठीक है क्या है, कारण ही है, ठीक है। और तीसरा है फिजिकल डिसेबिलिटी, फिजिकल मतलब शारीरिक डिसेबिलिटी माने असमर्थता, शारीरिक असमर्थता, जैसे किसी का वाणी दोष है, ठीक है, सुनने में दोष है, देखने में तो ये सब अच्छे से पढ़ नहीं पाता, तो सुन नहीं पाएगा अगर कोई आदमी, तो फिजिकल में कान की प्रॉब्लम है तो वो सीधी सी बात है, लिसनर नहीं रहेगा तो स्पीकर भी नहीं हो पाएगा अच्छा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं तीसरे में, ठीक है, तीसरे में जो है रीजनल इन्फ्लुएंस, ये भी कारण है, रिप्रोडक्टिव इनहिबिशन, ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रभाव और पूर्वव्यापी संकोच, ठीक है, ये भी हो गया, और शारीरिक असमर्थता, ये सभी कारण जो है तो करेक्ट हैबिट को विकसित करने में क्या कहते हैं, रोक के कारण है, बोलने में सही आदत को विकसित करने में रोकने के कारण है। इसलिए इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो अब चलिए देख लेते हैं जो है आपका चौथा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन विच सेंटेंस इज फॉलिंग इंटोनेशन, किस सेंटेंस में फॉलिंग मतलब होता है गिरता हुआ, इंटोनेशन मतलब होता है स्वरोच्चारण, स्वरोच्चारण या स्वर, जो हम स्वर का उच्चारण करते हैं उसको इंटोनेशन कहते हैं। तो फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, मतलब इससे होता ना कि समाप्त होता सा, तो किस सेंटेंस में समाप्त होता हुआ सा या गिरता हुआ जो है इंटोनेशन है, उच्चारण है, स्वर उच्चारण है। तो इसमें आपको बताना है, सेंटेंस दिया गया है कि प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी, ठीक है, पहला वाक्य है कृपया एक कप चाय लाइए, ठीक है, हैव योर मील, अपना भोजन कर लो, ठीक है, टेक दिस पेन, इस पेन को लो, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा, इसमें प्लीज़ ब्रिंग ए कप ऑफ टी ये हो जाएगा, क्योंकि हम प्लीज़ मतलब थोड़ा सा प्लीज़ ऐसा वर्ड है जिसको हमको धीरे से बोलना चाहिए, जब तक हम धीरे से नहीं बोलेंगे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। हम कहते हैं प्लीज़, ठीक है, आप किसी से चिल्ला कहेंगे प्लीज़ ये काम कर ले तो उसको गुस्सा भी लग जाएगा, इरिटेट भी हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं प्लीज़, क्लियर, धीरे से बोलते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो प्लीज़ जो है ब्रिंग ए कप ऑफ टी, इस ये वाक्य जो है फॉलोइंग इंटोनेशन का एक सेंटेंस है, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स आर, अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला, तो वर्णमाला की संख्या कितना है तो सबको पता ही होगा, तो 25, 24, 23, 26, तो 26 इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। अगला हमारा है छठवां, यू मीट योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त से मिलते हो एट 1 PM, शाम को 1 बजे, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे। ये ग्रीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में। अभिवादन के शब्द कब हमको सुबह, दोपहर, शाम, रात तक क्या कहना चाहिए। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 1 बजे के बाद जब हम मिलते हैं तो किसी से गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो आपको पता होगा बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर। अगला देख लेते हैं, यू मीट योर टीचर एट 9 PM, आप अपने अध्यापक से 9 बजे शाम को मिलते हैं, रात को 9 बजे, व्हाट वुड यू से, आप क्या कहोगे। तो आप जानते हैं इसमें क्या है, पहला गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, तो इसमें बताइए आपका सही आंसर, अपने सोचिए क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा गुड इवनिंग, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसमें गुड नाइट सोच सकते हैं, लेकिन गुड नाइट गलत है, क्यों, क्योंकि रात के 12 बजे से पहले जब भी हम किसी से मिलेंगे तो गुड इवनिंग ही कहेंगे ना, सोचिए 9 बजे रात हो गई, बहुत लोग तो रात हो गई चलो गुड नाइट कहते हैं, लेकिन गलत है, ठीक है। गुड नाइट तब कहना चाहिए हम जब बात को समाप्त करेंगे, तो इसलिए 9 बजे भी आप गुड इवनिंग कहिए, बात को समाप्त करने के लिए गुड नाइट कहिए। और इसी तरह से दिन में गुड मॉर्निंग वगैरह कहेंगे तो बात को समाप्त करने के लिए गुड डे कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा 8वां है, यू वांट टू गो टू बेड एट नाइट, आप रात को बिस्तर पर जाते हैं, यानी कि गो टू बेड में बिस्तर पर जाने यानी कि सोना, आप सोना चाहते हैं, वांट टू गो टू बेड, व्हाट वुड यू से टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से आप क्या कहोगे उस समय, सोने जा रहे हो तो आप क्या कहोगे।
तो इसमें जो है आपको पता है कि जब सोने हम जाते हैं तब कहते हैं गुड नाइट। क्लियर, यानी गुड नाइट, यानी सोने जाते समय हम गुड नाइट कहते हैं, बात नहीं करना, केवल करके समाप्त करना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फ्राइडे इज़ द डे ऑफ द वीक। फ्राइडे सप्ताह का कौन सा दिन है, बताइए। तो आप संडे से गिनना शुरू करोगे तो फ्राइडे आपका कौन सा दिन होगा, तो आपका ठहर के आएगा छठवां दिन है। क्लियर, क्योंकि सातवां जो है शनिवार हो जाता है, तो 7 ही दिन होते हैं। ठीक है, तो ये छठवां हो जाएगा, डी। आप गिन भी सकते हैं संडे से। अगला 10वां क्वेश्चन है हमारा, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का पहला दिन कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो सप्ताह आपको सबको पता है कि पहला दिन जो है संडे से शुरू होता है हमारा, संडे, सैटरडे को लास्ट डे होता है सप्ताह का। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का अंतिम दिन कौन होता है, ठीक है, आखिरी दिन कौन होता है, आपको पता है सैटरडे होता है। सैटरडे हमारा आखिरी दिन माना गया है। ठीक है, संडे से अगला हफ्ता हमारा शुरू हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है, हु सेड पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर। ये ठीक है, क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, हु सेड, किसने कहा पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड। पोएट्री सबसे अच्छे शब्द होते हैं इन द बेस्ट ऑर्डर, सबसे अच्छे क्रम में, मतलब पोएट्री सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द होते हैं। ये कौन सा विद्वान का कहा हुआ कथन है, तो आप उसको जो है आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आपको कॉलरिज। तो कॉलरिज ने कहा है, कॉलरिज सेड पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर्स। तो कॉलरिज, ये तो एस टी कॉलरिज इनका नाम है पूरा, ये ठीक है, नेचर पोएट थे, तो बहुत अच्छे कवि हैं ये, तो ये महान कवि हैं, तो इन्होंने ये कहा है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक और कोटेशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कहा है, हु सेड, किसने कहा पोएट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थाट। ठीक है, पोएट्री है रिदमिकल माने लयपूर्ण, क्रिएशन माने रचना, ऑफ थाट माने विचारों को, पोएट्री विचारों की लयपूर्ण रचना है। ये कौन कहा है, तो ये जो है कहने वाले हैं आप चारों में से सही ऑप्शन हम आपको बता दे रहे हैं, एलन पो ने कहा है। ठीक है, एलन पो को एलन पो भी कहते हैं। ठीक है, एडगर एलन पो, ठीक है, इनका पूरा नाम है। तो एलन पो ने कहा है, ठीक है, रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थाट, मतलब कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि पोएट्री इज द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थाट। पोएट्री जो है विचार की लयपूर्ण रचना है। ठीक है, रिदमिकल क्रिएशन माने लयपूर्ण रचना, थाट मीन्स विचार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, टीचिंग ऑफ पोएट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर। पोएट्री का शिक्षण जो है महत्वपूर्ण है, के लिए, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, दूसरा है कल्चरल अवेयरनेस, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा संबंधी जो है सतर्कता, अवेयरनेस मतलब कल्चरल अवेयरनेस में सांस्कृतिक सतर्कता, लिंग्विस्टिक स्किल्स भाषा संबंधी कौशल, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो पोएट्री का टीचिंग जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक अवेयरनेस हमसे भाषा की सतर्कता आती है, हम पोएट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको भाषा का ज्ञान होता है। कल्चरल एवं सांस्कृतिक सतर्कता भी होती है, इसमें कल्चर के ऊपर लिखा गया था। लिंग्विस्टिक स्किल्स भी होते हैं, भाषा संबंधित कौशल भी हमारा विकसित होता है। इसलिए इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए 15वां क्वेश्चन है, वेयर जैक एंड जिल वेंट अप। ठीक है, तो ये भी आपके क्लासरूम टीचिंग कंटेंट से लिया गया है। तो मतलब इसमें क्या कुछ पोएम वगैरह हैं, कहानियाँ हैं, तो उसमें भी जो पात्र हैं तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैक एंड जिल की जो बहुत फेमस स्टोरी है, तो उसमें जैक और जिल के बारे में कुछ बताया गया, तो आप चेक कर लिया जाता है कि आप उसको पढ़े हैं, जानते कि नहीं जानते। तो वेयर जैक एंड जिल वेंट अप, जैक और जिल जो है कहाँ गए थे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इसमें आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको सही आंसर मिलेगा, हिल, पहाड़ी पर गए थे। कहाँ गए थे, पहाड़ी पर। तो इस तरह से ये सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैरी हैड ए। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, मैरी हैड ए, हैड मतलब मैरी के पास था। तो ये भी कहानी है मैरी, ठीक है, कि मैरिज लैम्ब, ये मतलब पोएम है, उससे लिया गया ये। तो इसके बारे में पूछा जाता है, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, जानकारी आप किसी कीजिए। मैरी के पास क्या था, तो आप पढ़ेंगे तो कविता में आपको मिलेगा कि मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, मैरी के पास एक छोटा सा मेमना था, भेड़ का बच्चा था। तो चलिए ये ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, कैट डॉग ये सब नहीं थे, लैम्ब था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, पोएम इज डेवलप्ड मेनली थ्रू। पोएम को इज डेवलप्ड विकसित किया था मेनली मुख्य रूप से थ्रू माने से, किसके माध्यम से, कविता को मुख्य रूप से किसके माध्यम से विकसित किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइम है, आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, राइम समान ध्वनि होता है, तुकांत कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, लघु गुड़े दीर्घ, ठीक है, पंचपद वाला उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। सिमली मेटाफर होता है, कांसीट मतलब तो वैसे तो घमंड होता है, गुमान होता है,
उसको कंसीड कहते हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, कंसीड मतलब फार फिक्स्ड कंपेरिजन होता है, मतलब एक तुलना होती है बहुत अनियमित वस्तुओं में जो तुलना होती है उसको हम कंसीड कहते हैं। तो पोएम इज डेवलप्ड मेनली थ्रू, पोएम को जो है मुख्य रूप से इसी से विकसित किया जाता है। तो कंसीड का प्रयोग एक टर्म है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ किए करते हैं, इसमें तुलना करके जो है लिखते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन मुख्य रूप से यही होता है, कंसीड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यही सही माना जाएगा, पोएट्री इज डेवलप्ड मेनली थ्रू कंसीड, इसको आप याद रखिए। अगला है पोएट्री फॉर चिल्ड्रन शुड बी, बच्चों के लिए पोएट्री जो होना चाहिए, क्लियर। तो क्या होना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसमें देखिए पहला है एजुकेशनल, शिक्षात्मक होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा है बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेवेंट टू देयर लाइफ, बेस्ड माने आधारित होना चाहिए टॉपिक्स विषय वस्तु को, रिलेवेंट माने प्रासंगिक या विषय से संबंधित, टू देयर लाइफ उनके जीवन के, लाइफ माने यहाँ जीवन होगा, लिप्स नहीं होगा क्योंकि देर के बाद आया, ये नाउन है, लाइफ का वचन लाइफ। बेस्ड ऑन टॉपिक्स रिलेवेंट टू देयर लाइफ, ऐसे टॉपिक को पर आधारित होना चाहिए जो उनके जीवन से संबंधित हो। तो बच्चों के लिए जब पोएट्री की बात की जा रहा है तो उनके जीवन से संबंधित होती है, बात सही है, तो इसलिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि फुल ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा, फिगरेटिव लैंग्वेज से भरपूर होना थी, इससे कोई मतलब नहीं, नॉस्टैल्जिक मतलब भूतकाल की याद आना, बीते समय की याद आना थी, इसको कोई मतलब नहीं। तो बच्चों के लिए सही इसमें ऑप्शन जो है जो सटीक बैठ रहा है आपका बी होगा। ठीक है, तीनों नहीं होंगे तो आप इसमें बी मार्क करेंगे, बी सही आंसर लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, यंग चिल्ड्रन माने छोटे बच्चों को रिस्पॉन्ड माने प्रत्युत्तर देना चाहिए टू पोएट्री, पोएट्री का, छोटे बच्चों को पोएट्री का प्रत्युत्तर देना चाहिए बिकॉज ऑफ के कार्ड, किस किस के लिए पोएट्री का प्रत्युत्तर देना चाहिए, रिस्पॉन्ड देना चाहिए। पहला इट्स कल्चरल क्लासिकल थीम्स, इसके क्लासिकल मतलब शास्त्रीय या उच्च कोटि के थीम्स विषय वस्तु के लिए, इट्स मीनिंग इसके अर्थ के लिए, यंग द रिदम ऑफ द लैंग्वेज भाषा की लय के लिए, द सिमली पोएट यूज, उस सिमली के लिए जिसे कवि लोग जो है यूज करते हैं। तो किसके लिए जो है इसमें बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए पोएट्री का, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सही निकल कर रहा है, द रिदम ऑफ लैंग्वेज भाषा के लय के लिए बच्चों को जो है पोएट्री का क्या रिस्पॉन्ड माने प्रत्युत्तर देना चाहिए। जैसे पोएट्री आप पढ़ के गा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो बच्चों को भी उसको प्रत्युत्तर देना चाहिए इस तरह से भाषा के लय के हिसाब से। तो ये ऑप्शन सही आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए पोएटिक एलिमेंट, एक पोएट्री एलिमेंट काव्यगत तत्व दैट इज यूज्ड टू कन्वे साउंड, जो साउंड मतलब आवाज़ को कन्वे मतलब कहना या संदेश देना, आवाज़ को कहने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसको पोएटिक काव्यगत तत्व जो आवाज़ को कहने के लिए, आवाज़ का संदेश देने के लिए, कन्वे कहना या संदेश देना प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं, देखते चार ऑप्शन है, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया माने होता है होम सिकनेस, घर की याद सताना या बीते समय को याद करना, इमेजरी माने होता है चित्रावली होता है, दृश्यावली, मेटाफर माने होता है रूपक अलंकार होता है, लिटरेशन माने होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसमें जो है कहें काव्य का ऐसा तत्व जो आवाज़ को कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें नोस्टाल्जिया, मेटाफर में इमेजरी ये हो नहीं सकता, होगा आपका डी, लिटरेशन माने अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार में दोस्तों होता क्या है कि कोई भी शब्द जो है बार बार उसकी आवाज़ आते हैं। ठीक है, जैसे आयसा, ऐसा, इंसा, सा रहा। ठीक है, हिंदी में कहते हैं चंदू के चाचू ने चंदू की चाची को चाचा रहा, इस तरह से क्या है, तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। तो इसमें साउंड जो है आ रहा है बार बार एक ही, इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा है चिल्ड्रन हु आर नॉट फेमिलियर विथ नर्सरी राइम्स, तो ऐसे बच्चे जो नर्सरी राइम्स माने होता है बाल गीत, ठीक है, बाल गीत या शिशु गीत उसको कहते हैं नर्सरी राइम, माइट बी इंट्रोड्यूस टू पोएट्री, उन्हें पोएट्री इंट्रोड्यूस करना चाहिए थ्रू माने से होकर, किसके थ्रू माध्यम से उनको पोएट्री को प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, उनके प्रस्तुत किया जा सकता है उनके लिए। तो कहें कि बच्चे जो बाल गीत से परिचित नहीं होती हैं, परिचित हैं, उन्हें जो है पोएट्री को किस चीज़ के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है उनके सामने। तो देखिए ऑप्शन आपका है, पहले क्लासिक पोएट्री, दूसरा है एनिमल पोएम, तीसरा जंप रोप राइम्स एंड स्टेम राइम, मेमोराइजेशन। ठीक है, तो इस किसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो आपका ऑप्शन सही इसमें निकल के आ रहा है सी वाला। ठीक है, जंप रोप राइम्स, ठीक है, एंड स्टीम राइम, स्ट्रीट राइम्स, इसके माध्यम से जो है बच्चों को पोएट्री को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्लियर, अगर वो नर्सरी राइम से जो नहीं परिचित है तो क्लियर, क्योंकि क्लासिक पोएट्री को उनके लिए कोई मत नहीं, एनिमल पोएम से मतलब मेमोराइजेशन से भी मतलब, ठीक है, मेमोरी से रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 21 नंबर वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पोएट्री इज ऑफन
मिस यूज, पोट्री का प्राय मिस दुरुपयोग किया जाता है। इन द क्लासरूम में ड्यू टू के कारण, पोट्री का क्या है, क्लासरूम में जो है किस चीज़ के कारण दुरुपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है इफ फोकस ऑन नैरेटिव वर्स, वर्णनात्मक काव्य पर फोकस मतलब केंद्रीकरण, केंद्रित करना। दूसरा, यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी पोएट्स, समकालीन पोएम्स, कंटेम्प्रेरी पोएम्स, समकालीन कविताओं का प्रयोग। नेगलेक्ट मतलब ध्यान न देना, उपेक्षा करना। एक्सेसिव क्वेश्चनिंग, अत्यधिक क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करना। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन क्या सही निकल कर आएगा, ठीक है, कि पोट्री ऑफन मिस यूज इन द क्लासरूम ड्यू टू, क्लासरूम में पोट्री का किस चीज़ के कारण जो है मिस यूज दुरुपयोग किया जाता है, इसमें नेगलेक्ट के कारण, इसमें नेगलेक्ट हो जाएगा, इसके कारण। नेगलेक्ट माने क्या होता है, ध्यान देना, उपेक्षा करना, ठीक है। तो पोट्री की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से उसको, ठीक है। तो पोट्री का इस तरह से नेगलेक्ट यानी उपेक्षा करना, ठीक है, ध्यान न देना, ये सब तो उसको कहते हैं नेगलेक्ट। नेगलेक्ट के कारण जो है प्राय मिस यूज किया जाता है क्लास में, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। अगला है पोट्री फॉर चिल्ड्रन एज, बच्चों के लिए जो मोस्ट पोट्री मतलब ज़्यादातर काव्य जो है बच्चों के लिए होता है, कैसा होता है। तो इसमें आपको पहला है ह्यूमरस हास्यात्मक होता है, दूसरा डायडेक्टिक शिक्षात्मक होता है, तीसरा लिरिकल गेयात्मक होता है, फ्री वर्स मतलब मुक्त काव्य में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही निकल के आएगा कि पोट्री जो है मोस्ट पोट्री फॉर बच्चों के लिए ज़्यादातर काव्य कैसा होता है, लिरिकल गेयात्मक होता है। गेयात्मक मतलब जिसको हम गीत में गा सकें, ठीक है, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो इस पोट्री ज़्यादातर बच्चों के लिए लिरिकल होता है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चिल्ड्रंस राइटिंग ऑफ पोट्री, बच्चों का काव्य लिखना इज इन्हांस्ड, इन्हांस माने वृद्धि करना, बढ़ा देता है, थ्रू द यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स मतलब प्रतिमान, प्रतिमानों के प्रयोग से, इन दिस वे इस तरह से, ठीक है। तो प्रतिमान या प्रतिरूप उसको मॉडल्स कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों का जो है पोट्री का राइटिंग लिखना जो है इज इन्हांस्ड, बच्चों के लिए का जो है पोट्री का लिखना या पोट्री की रचना जो है इज इन्हांस्ड थ्रू द यूज ऑफ मॉडल्स इन दिस वे। तो मॉडल्स के प्रयोग से जो है इस प्रकार से बढ़ा दिया जाता है, वृद्धि कर दिया जाता है। बच्चों के पोट्री को लिखना मॉडल के प्रयोग से बढ़ा दिया जाता है। तो इन दिस वे, इस ढंग से, किस ढंग से बढ़ाया जाता है देखते हैं ऑप्शन। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लाइक वर्ड्स, बच्चे कवियों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू नोटिस पोएटिक स्ट्रक्चर, काव्य रचनाओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एन ओरिजिनलिटी या वास्तविकता में अवसर प्रदान देने लगता है। इट इनकरेजेस डाइवर्सिटी इन टॉपिक चॉइस, टॉपिक चॉइस में यह विभिन्नता को जो है इनकरेजेस माने उत्साहित करती है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल के आएगा, तो आपका ऑप्शन सही निकल के आएगा ए, ठीक है। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लाइक वर्ड्स, कवियों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। मतलब बच्चों के जो है काव्य में जो है कि लेखन जो है वो जो है बच्चों में जो है प्रतिमान से जो है वृद्धि कर देती है। किस ढंग से वृद्धि करती है, क्लियर। पोट्री का रचना जो है बच्चों के लिए, तो उससे जो है बच्चे बिगिन टू थिंक लाइक वर्ड्स, कवियों की तरह, ठीक है, सोचना शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही होता है पहला ये। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, गुड पोट्री, अच्छा पोट्री क्या होता है। अच्छा पोट्री में क्या होता है, पहला इस शॉर्ट, छोटी होती है अच्छी पोट्री, क्या ये सही है। दूसरा हैज़ क्लासिकल थीम्स, कलात्मक विषय वस्तु होती है अच्छी पोट्री में, क्या है सही है। हेल्प्स पीपल लुक एट द वर्ल्ड इन दिस वे, लोगों को जो है इस ढंग से जो है संसार को देखने में मदद करती है, क्या ये सही है। तो चौथा है डेवलप्स फोनेमिक अवेयरनेस, ठीक है, फोन मतलब ध्वनि संबंधित सतर्कता को विकसित करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, सोच लिए होंगे आई होप। तो आंसर आपका सही निकल के आएगा इसमें सी, ठीक है। गुड पोट्री जो है हेल्प, सहायता करती है पीपल, लोगों को, लुक एट द वर्ल्ड, संसार को देखने में, इन न्यू वेज, नए ढंग से संसार को देखने में। जैसे कभी क्या होता है अपने कल्पना के संसार में खोया हुआ लिखता है, तो उसको नए ढंग से देखने में क्या कर गुड पोट्री, अच्छी पोट्री जो है हेल्प करती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, टीचर्स शुड ट्राई टू रीड पोट्री, अध्यापक को पोट्री पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किस तरह ढंग से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो उसको हम देख लेते हैं। जो है दैट हैज़ वन अवार्ड, जो अवार्ड जीत चुके होते हैं। वंस ए वीक, हफ्ते में एक बार पढ़ना चाहिए पोट्री को अध्यापक को, ठीक है। और दे लाइक, जो वे चाहें उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। सेवरल टाइम्स ए डे, एक दिन में कई बार पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है सही निकल के आएगा डी, ठीक है। सेवरल टाइम से, एक दिन में कई बार पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक हफ्ते में एक बार जो अवार्ड जीते उनके जो वे चाहें। तो डी ऑप्शन है आपका इसमें सही निकल के आ रहा है।
अगला है कंक्रीट पोट्री इज दैट। कंक्रीट पोट्री मतलब कंक्रीट माने होता है मूर्त, साकार, जो पदार्थ रूप में हो, जो दिखाई दे रहे उसको हम कंक्रीट कहते हैं। तो मूर्त काव्य जो है इज दैट वह होता है विच माने जो, कौन सा होता है? अब देखिए 4 ऑप्शन। पहला जो ए प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ द पोएम इन ए विजुअल फॉर्म, जो कविता की विषय वस्तु को विजुअल फॉर्म माने दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है, फॉर्मिस रूप। या फिर इज एन एंशियंट फॉर्म ऑफ जापानीज वर्स, जापानीज वर्स का एक पुराना रूप है। तो इज ए 5 टाइम्स नॉनसेंस वर्स, 5 लाइन नॉनसेंस वर्स, 5 लाइन का जो है नॉनसेंस मतलब बकवास भरा वर्स माने काव्य, बकवास भरा काव्य है। ये इज ए लिरिकल पोएम, लिरिकल पोएम मतलब गेयात्मक कविता होती है। तो कंक्रीट पोएट्री होती क्या है, इसमें आपको एक बताना है, ठीक है। तो कंक्रीट पोएट्री करें कि इज दैट ऐसा होता है विच माने जो। अब इसमें ऑप्शन सही आपका हो जाएगा ए, विच जो प्रेजेंट्स माने प्रस्तुत करता, क्या प्रस्तुत करता है, ठीक है। ए थीम ऑफ पोएम इन विजुअल फॉर्म, एक कविता की विषय वस्तु को जो है दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। कंक्रीट पोएट्री का काम यही है। कंक्रीट मतलब ये मूर्ति या साकार रूप में यानी जो दिखाई दे, तो इस तरह से कंक्रीट पोएट्री का मतलब होगा प्रेजेंट्स ए थीम ऑफ पोएम इन विजुअल फॉर्म। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज के क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस सेट में 27 लेकर आए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी हम केवल बहुत महत्वपूर्ण जो है जहाँ से, क्योंकि इस समय देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, तो देख रहे हैं हम, तो इस तरह से यही बनाए हैं। बाकी आप हर चैप्टर की इस तरह से छोटा छोटा हम बना देंगे, फिर उसके बाद इससे थोड़ा लेवल बड़ा करेंगे, अति लघुत्तरी करेंगे, फिर समय बचेगा तो हम डिटेल भी पढ़ा देंगे। क्योंकि दोस्तों डिटेल पढ़ाने का तो मूड था, लेकिन समय कम है, इसलिए पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं उसको ही आप पढ़ लीजिए। इतना जानते रहेंगे तो आप डिटेल भी, ठीक है, आपको हम स्टोरी टाइप में बता देंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। बाकी हम जल्द ही अब ग्रामर की भी वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए बने रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी बच्चे, सभी प्रशिक्षु पढ़कर इसका फ़ायदा उठा सकें। शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग, इसलिए हमको शेयरिंग भी करना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।